Namaste students, myself Dr. Komal Rathore, Assistant Professor, Department of Komar Bhratya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में। सो ब्रोंकियल एस्थमा क्या है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ। सो व्हाट इज ब्रोंकियल एस्थमा? So asthma is a chronic inflammatory disease of the airways that is characterized by clinically by recurrent episodes of wheezing, breathlessness, and chest tightness, coughing, particularly at the night or early morning. जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रोंकियल एस्थमा है वो हमारे प्राणवायु स्रोतस की एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसमें कि हमारे जो मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके द्वारा हम एस्थमा को पहचान सकते हैं, जिसके अंदर वीजिंग, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट टाइटनेस और कफिंग, ये ऐसे करके 3 प्रकार के सिम्टम्स हमें पेशेंट को नाइट में और अर्ली इन द मॉर्निंग देखने को मिलते हैं। सो फिजियोलॉजिकली by widespread reversible narrowing of the bronchial airway and marked increase in bronchial responsiveness. इसमें ये देखा जाता है कि ब्रोंकियल जो एयरवेज होते हैं, जो प्राणवायु स्रोतस के जो हमारे जो श्वसन पथ बताया गया है उसके अंदर नैरोइंग हो जाती है, मतलब वो बेसिकली स्ट्रक्चरली तौर पे देखा जाए तो वो जो है सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला है कि एस्थमा जो है वो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, तो इन्फ्लेमेशन के कारण जो एयरवेज है, जो ब्रोंकियल पाथवे है वो सिकुड़ जाता है, नैरोइंग हो जाती है उसके सिकुड़ जाने की वजह से ब्रोंकियल रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। वो थोड़ी सी भी सेंसेशन से ही उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और वो जो पाथवे है वो सिकुड़ जाता है। इस वजह से पेशेंट को वीजिंग साउंड आती है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, ब्रेथलेसनेस रहती है और बार-बार कफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हुई ब्रोंकियल एस्थमा की एक डेफिनेशन। इसके बाद अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो आप इसमें देख रहे हो एक श्वसन पथ का डायग्राम बताया है, जिसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा गया है ब्रोंकियल ट्री का, जिसके अंदर हम एक ब्रोंक्यूल्स में देख रहे हैं कि ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्रोंकियल ब्रोंकियल्स का। इसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, बाहर का कोई भी पैथोजन जब शरीर के अंदर अटैक करता है, हमारे नेजल एयरवे से जब ब्रोंकस तक पहुंचता है, तो उसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे किस प्रकार से मतलब ये इतनी ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है कि यहाँ पे जो है म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण ये सारी एपिथेलियल्स जो है ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है और फिर पेशेंट को 3 प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें कि वीजिंग, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट टाइटनेस जो है वो बेसिकली सिम्टोमेटिक तौर पे पेशेंट को दिखती ही है। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हमें ये देखना है कि ब्रोंकियल एस्थमा को कैसे क्लासिफाई किया है। तो ब्रोंकियल एस्थमा जो है वो 3 प्रकार से क्लासिफाई है, जैसे कि फर्स्ट एलर्जिक हो सकता है और सेकंड कैटेगरी में आता है नॉन एलर्जिक। इसका दूसरा नाम एलर्जिक का दूसरा नाम एक्सटेंसिक हो सकता है, एटॉपिक हो सकता है। वहीं नॉन एलर्जिक का दूसरा नाम इंट्रेंसिक हो सकता है और नॉन एटॉपिक हो सकता है। तो एलर्जिक जो है उसके अंदर मेनली एंटीबॉडी आईजीई जो है वो रिस्पॉन्सिबली बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम को, जो एनवायरमेंटल एंटीजेंस हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है। तो आप देखोगे 70% जितने भी एस्थमा के पेशेंट होते हैं जो एलर्जिक एस्थमा से ग्रसित होते हैं, उसके अंदर आईजीई एंटीबॉडी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी हुई मिलती है। और जो नॉन एलर्जिक एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं वो 30% ही होते हैं, उनके अंदर नॉन स्टिमुलाई इम्यून सिस्टम जो है वो टिगर आउट होता है। पेशेंट हैव नेगेटिव स्किन टेस्ट टू द कॉमन इनहेरिटेंट एलर्जेंट और नॉर्मल सीरम कंसेंट्रेशंस of IgE. So asthma may be triggered by aspirin, pulmonary infection, cold, exercise और साइकोलॉजिकली स्ट्रेस और इनहेल्ड इरिटेंट, इनके द्वारा भी जो है ब्रोंकियल एस्थमा 2 प्रकार से होता है। इसके अलावा आगे बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्थमा जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऐसे करके इसके 2 प्रकार से पैथोलॉजी बनती है, जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर आता है कि अगर रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो है, ट्रेकिया की रेस्पिरेटरी म्यूकोसा जो है, चाहे वो ट्रेकिया से लेकर हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की बात करें, है ना, उसके अंदर क्या होता है, टी हेल्पर सेल्स, है ना, और जिसे TH2 बोलते हैं, या लिम्फोसाइट्स होती है, या यू मान लो इंटरल्यूकिन्स है ना, इंटरल्यूकिन्स TL4 TL5 IL4 IL5 और IL13 जो है वो मेनली इन्वॉल्व होती है। तो इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है,
इन्फ्लेमेशन का कारण है जो एक्टिवेशन है मास्ट सेल का। मास्ट सेल वो इंक्रीज होगी, उनके इंक्रीज होने से क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन में इओसिनोफिल और ये टी हेल्पर सेल्स और लिम्फोसाइट्स है ना, और टी लिम्फोसाइट्स टी हेल्पर सेल्स टाइप 2 के अंदर इंटरल्यूकिन्स आते हैं। तो कुल मिला के इनका मेन जो पैथोलॉजी बनती है वो शरीर की मास्ट सेल्स के शरीर में एकदम से इरिटेट होने की वजह से ये सारे के सारे कीमोकाइंस जो है वो रिलीज करते हैं और बॉडी के अंदर ब्रोंकियल एस्थमा की पैथोलॉजी बनती है। सेकंड है इन्फ्लेमेशन के, मैंने आपको ये कॉज बता दिए कि इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 9 है ना, ये मास्ट सेल इनको एक्टिवेट करती है, और इओसिन से जो है इंटरल्यूकिन 5 एक्टिवेट होती है। ठीक है, और अगर देखा जाए इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और सेल्स क्या क्या है, तो इसमें आएगा एंटी ल्यूकोट्राइन सजेस्ट दैट सिस्टीन, और क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जो कि इन्फ्लेमेशन का मेन कॉज है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं एस्थमा इन्फ्लेमेशन अदर सेल्स और मीडिएटर्स कौन कौन से हैं। तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स के अंदर आपकी मास्ट सेल जो मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इन्फ्लेमेशन में मेन मास्ट सेल है, फिर इओसिनोफिल है, टी हेल्पर सेल्स है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड देन प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है ब्रोंक्यूल्स का। ट्रेकिया से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक इन्फ्लेमेटरी सेल्स में ये आते हैं। इनके अलावा अब जब ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे तो उनसे कौन कौन सी स्ट्रक्चरल सेल्स है उनमें हम चेंजेस देखेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके अंदर आती है आपकी एपिथेलियल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड फ्यू नर्व्स। ठीक है, तो फिर अब ये जब इन्फ्लेमेशन कॉज होगा और स्ट्रक्चरली उनमें जब चेंजेस आएंगे तो मीडिएटर्स में क्या क्या आएंगे, हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, सम काइंड्स ऑफ काइनिन एंड एंडोथिलिन्स और साइटोकिन्स, कीमोकाइंस और अदर ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो मीडिएटर्स का काम करते हैं। अब जब इन्फ्लेमेशन कॉज हो चुका है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ चुके हैं, तो फिर जो मीडिएटर्स जो बने हैं अब वो क्या इफेक्ट दिखाएंगे हमारी ट्रेकिया से लेकर ब्रोंकियल ट्री तक। उसमें हमें ब्रोंकियोस्पाज्म देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्लाज्मा में एक्सड्यूशन जो बनेंगे, लाइक एक्सेस में म्यूकस प्रोडक्शन होना, म्यूकस का सिक्रीशन एक्सेस में होना, और फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के बाद जो क्रोनिक अस्थमा होता है फिर वो कैसा हो जाता है, आयुर्वेद की परिभाषा में वो असाध्य माना जाता है। तो यहाँ पे हमें इस स्लाइड के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन कौन सी है, स्ट्रक्चरल सेल्स कौन सी है, फिर उनके द्वारा जो मीडिएटर्स बन रहे हैं और वो क्या ट्रेकिया से ब्रोंकियल ट्री तक क्या इफेक्ट्स डाल रहे हैं वो हमें इससे पता चलता है। इसके अलावा एंडोजीनियस कुछ फैक्टर्स हैं लाइक एटॉफी। अगर मान लीजिए किसी भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है तो टी हेल्पर सेल्स क्या करेगी, टी हेल्पर सेल्स एक्सिस में थोड़ा सा भी अगर आपको कोई भी पॉजिटिव एजेंट मिलते हैं तो ये टी हेल्पर सेल्स एक्सिस में रिस्पॉन्सिवनेस दिखाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्थमा जो है वो एटॉपिक डिजीज के तौर पे फैलेगा। इसमें सबसे पहले 80% हमको एलर्जिक राइनाइटिस मिलेगा, डर्मेटाइटिस हो सकता है, इसीलिए हम स्किन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। स्किन टेस्ट करवाना जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे जो टाइप 2 प्रकार का जो मैंने आपको बताया था अभी, डर्मेटाइटिस की जो प्रॉब्लम है, अर्टिकेरिया जिसको है, तो उनको भी क्या है कि वो मेजर रिस्क फैक्टर में आते हैं कि अगर राइनाइटिस आपको प्रॉपर चल ही रहा है काफी टाइम से, आपको डर्मेटाइटिस है किसी भी अदर पॉजिटिव एजेंट की वजह से या अर्टिकेरिया हो रहा है, तो आपको यूं हो सकता है कि आपको फ्यूचर में ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है अस्थमा के लिए। ठीक है, अगर आगे कुछ जेनेटिक्स की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है जीन नंबर क्रोमोसोम 5q में। इसकी वजह से भी आपको आगे इन फ्यूचर में एस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये एंडोजीनस फैक्टर है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एस्थमा कॉज करते हैं, और वो जो मैंने अभी आपको पहले बताए थे वो एक्सोजीनस फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये मैंने कुछ आपको वही जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको स्ट्रक्चरल और मीडिएटर्स और जो सेल्स बताई थी उनका डायग्रामेटिक परफॉर्मेंस है जो आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रहा है। एलर्जेंस ने अटैक किया, एलर्जेंस अटैक होने पर मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस हुई। इधर की साइड में मास्ट सेल दिख रही है आपको, मास्ट सेल से मैंने आपको बताया था मास्ट सेल्स क्या करती है, इओसिनोफिल्स एंड अदर ल्यूकोट्राइन्स, कीमोकाइंस वगैरह रिलीज करती है। अब इनके रिलीज होने से क्या होगा, एपिथेलियल शेडिंग होगी, या फिर आप यूं मान लीजिए कि एक्सिस में म्यूकस का सिक्रीशन बनेगा, प्लाज्मा लीकेज बढ़ेगा, तो फिर वेजोडाइलेशन होगा, म्यूकस की हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और जो सेल है उनकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगी। ठीक है, तो फिर नर्व्स एक्सिस में इरिटेट होंगी और फिर आगे जाके
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से एयरवेज की स्मूथ सेल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही एस्थमा का अटैक पेशेंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट है वायरल फैक्टर, जिसमें RSV1, माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया, इनका बहुत अच्छा इफेक्ट या बहुत ज्यादा यूं कहे बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट एस्थमा में एस्थमा कॉज करने में है। इसके अलावा हाइजीन हाइपोथेसिस का मतलब है कि अगर अगर लेक ऑफ सैनिटेशन है, हाइजीन आप प्रॉपर तरह से नहीं कर रहे हो अर्ली चाइल्डहुड फेज में, तो टी हाइपर सेल्स जो है वो क्या करेगी, इन्फेक्शंस को और ज्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, और एंडोटॉक्सिन्स रिजल्ट्स की वजह से क्या होगा, प्रीडोमिनेंट फैक्टर टी हेल्पर सेल्स 1, एयर पोल्यूशन और एलर्जन, जो कि एनी काइंड ऑफ हाउस डस्ट या माइट डस्ट वगैरह हो सकती है, इनकी वजह से एस्थमा का अटैक या एस्थमा ट्रिगर आउट होता है। इसके अलावा सेकंड है एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि द एक्सेसिव ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर रिस्पॉन्स टू मल्टीप्लाई इनहेल्ड ट्रिगर that would have no effect on normal airway. So what is the characteristics? So physiologically abnormal to asthma, concentration of bronchial spasmogenes, means आप ये देखिए कि अगर bronchial spasmogenes ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, 20% तो एयरवे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और 1 to 2% क्या होगा इसमें, जो हेल्दी जो कंट्रोल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी एस्थमा होने के चांसेस रहेंगे। तो इट मीन्स ये है कि आपके एयरवेज जो है वो बाहरी एलर्जन के प्रति अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कम है तो आप एस्थमा से कभी ग्रसित नहीं होगे। लेकिन अगर आपकी एयरवेज की ही मतलब ये कह लीजिए आपकी एयरवेज की कंसंट्रेशन आउटर जितने भी एलर्जन है उनके प्रति ज्यादा है, संवेदनशीलता जिसको बोली जाए वो ज्यादा है, तो आप बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एस्थमा से ग्रसित हो सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये डायग्रामेटिकली मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर एओसिनोफिल का प्रोडक्शन है, म्यूकस एक्सिस में बन रही है, गॉबलेट सेल्स में देखिए आपको दिखेगी यहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, बेसमेंट सेल्स की भी जो नॉर्मल थिकनेस है उससे ज्यादा डबल हो चुकी है, मैक्रोफेजेस बढ़ गई, स्मूथ सेल्स की लाइनिंग डबल हो गई। ठीक है, ग्लैंड्स भी एक्सिस में अपना सिक्रीशंस छोड़ने लगते हैं। तो ऐसे ये सारे जो पॉजिटिव एजेंट जो बन चुके हैं ये क्या करेंगे, ब्रोंकियल एस्थमा को इंक्रीज ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब नॉर्मल सी चीजें हैं कि एस्थमा को ट्रिगर्स कौन कौन करता है। इतनी देर से मैं आपको मैंने एंडोजिनस और एक्सोजिनस फैक्टर्स बताए थे, उन्हीं का सम्मिलित रूप से एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर बता दिया कि वायरल इन्फेक्शन, सम ड्रग्स एंड सम फ्यू पेशेंट्स लाइक एक्सरसाइज करने से भी उनको एस्थमा ट्रिगर आउट हो जाता है, सम काइंड्स ऑफ फूड जिनसे एलर्जी होगी तो भी एस्थमा ट्रिगर हो जाएगा, एयर पोल्यूटेंट्स, फिजिकल फैक्टर्स, GERD, ये इंपॉर्टेंट है कि GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, वो भी एस्थमा को ट्रिगर आउट करती है। ठीक है, सम काइंड्स ऑफ स्ट्रेस एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर, ऑक्यूपेशनल फैक्टर के अंदर है कि भाई काफी मजदूर ऐसे होते हैं जो कोल फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ माइंस में करते हैं, या फिर आप यूँ मान लीजिए कॉटन फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो वहां पे भी जो पॉल्यूटेंट है, जो भी उनका मटेरियल है, उससे भी आपको एस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। देन अब इसमें सिम्टम्स जो मैंने आपको 3 मेन सिम्टम्स बताए थे, जिसमें वीजिंग साउंड थी, डिस्नी एंड कफ था, वेरिएबल्स मिल सकते हैं, लाइक स्पॉन्टेनियस हो सकता है ये अगर कोई थेरेपी किसी की चल रही है उस हिसाब से। टेनेशियस म्यूकस प्रोडक्शन, यहाँ पे म्यूकस का जो है वो एक इन्होंने म्यूकस की मतलब टेक्सचर बता दिया कि वो टेनेशियस है, मीन्स चिपचिपा स्टिकी गाढ़ा टाइप्स का म्यूकस प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो क्या होता है वो आपकी ब्रोंकियल ट्री के अंदर चिपक जाता है। तो पेशेंट क्या करता है, इस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए बार बार कफिंग करता है। तो कफिंग जो है वो भी एक सिम्टम के तौर पे पेशेंट को देखने को बार बार मिलता है। सिम्टम्स जो है वो रात में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, और नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, निकल नहीं पाता तो पेशेंट बार बार कफिंग करता ही रहता है। लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी साइन लाइक इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट विथ द यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, हाइपर रेजोनेटिंग परकशन नोट ये देखने को मिलेगा, एक्सपायरेटरी रोंकाई और एक्सपायरेटरी इंक्रीज हो जाता है बजाय इंस्पायरेटरी के। ड्यूरिंग वेरी सीवियर अटैक एयर फ्लो में बी insufficient to produce ronchi. Then silent chest, no finding when asthma is under control or between the attacks. ठीक है, देन इसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है लंग फंक्शन टेस्ट, इसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्री टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हमें FEV1 डिक्रीज मिलता है, FEV1
रेशो FVC जो है वो बहुत कम मिलेगा, और 15 मिनट के अंदर-अंदर हम इसको बार-बार हम जब चेक करते हैं तो हमें बीटा 2 एगोनिस्ट इन्हेलर का यूज़ करना चाहिए, जो कि मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो हमें काफ़ी सिम्पटम्स में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हम चेस्ट एक्स-रे करेंगे, तो उसमें हमें हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा, न्यूमोथोरैक्स और एम एम्फाइसीमा से हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस को हम चेक करते हैं तो हाइपोक्सिया मिलेगी, हाइपोकार्बिड मिलेगा, मीन्स सीवियर अटैक, सीवियर एक्यूट एस्थमा, हाइपोकार्बिया। और जब हम स्किन हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी हमें कुछ एलर्जेंस के प्रति सेंसिटिविटी मिलती है। स्पूटम और ब्लड इओसिनोफिलिया चेक करते हैं, मतलब ब्लड में और स्पूटम में इओसिनोफिल को हम चेक करते हैं, तो उसका भी लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, और एलिवेटेड सीरम IgE लेवल मिलेगा, ठीक है? तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए। अब इसी के आगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि कैसे करते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, एक मॉनिटर है, उसके साथ में एक उपकरण लगा हुआ है जिसमें पेशेंट को हवा भरने के लिए दी जाती है। तो जितना टोटल लंग कैपेसिटी है, उसको फोर्सफुली आपको उसके अंदर एयर को एक्सपायरेट करना है, तो आपकी लंग कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा। उसी से ही मालूम पड़ जाता है कि एस्थमा का इन्वॉल्वमेंट कितना है। ठीक है? तो ऐसे करके ये कुछ ड्रग्स हैं, क्लासिफाई कुछ ड्रग है जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस जो कि स्मूथ मसल्स को ठीक करते हैं, बीटा एगोनिस्ट का प्रयोग करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज़ करेंगे, मिथाइलज़ैंथीन का प्रयोग करेंगे, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सम ल्यूकोट्राइन्स थेरेपी जो कि एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ई थेरेपी में काम आती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट करें, और आयुर्वेद के अंदर जो है वो मैं आपको तमक श्वास के अंदर आगे बताऊँगी। So that's all for this session. Hope you like that. And if you have any query, you can comment section me. So that's all this session. Thank you.